उदयपुर न्यूज़ की इस खास पेशकश, खास मुलाकात में आज हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से रूबरू कराने जा रहे हैं, जिनका प्रारंभिक बचपन या प्रारंभिक शिक्षा की अगर हम बात करें, तो कुराबड़ के एक छोटे से कछेर गाँव में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद श्रमजीवी कॉलेज में लेक्चरर तक बने। उसी बीच बीएन कॉलेज से पढ़ाई की और आज 2 से 3 बार, तीसरी बार वीसी के पद पर सर हैं और इन्होंने राजस्थान विद्यापीठ को शिक्षा जगत में, शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसी अनूठी पहचान दिलाई है, जो कि ए ग्रेड नेक द्वारा जो ए ग्रेड दी जाती है, उस ए ग्रेड को भी लेकर आने वाले एस सारंग देवोत सर हैं। जी हाँ, आज हमारी इस खास मुलाकात में हम एस सारंग देवोत साहब जो कि वीसी हैं राजस्थान विद्यापीठ के, उनसे हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं और कई सारे अनछुए पहलू, कई सारे ऐसे सवाल जो आप लोग सुनना चाहते हैं, जो आप लोग समझना चाहते हैं, वो सवाल लेकर हम सर के पास आए हैं और इनसे सर के विद्यापीठ से जुड़े वो तमाम एक्सपीरियंस शेयर करने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले उदयपुर न्यूज़ की ओर से आपको बहुत-बहुत बधाई और बहुत-बहुत शुभकामना देता हूँ कि एक बार फिर आप वीसी बने हैं सर इसके। मैं उदयपुर न्यूज़ का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद आपका कि आपने मुझे बधाई प्रेषित करी और आज मेरे से कुछ रूबरू होने का भी अवसर मिला। थैंक्स। सबसे पहले आपके वो क्षण जानना चाहते हैं जब आपने प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, बीएन कॉलेज में आपने पढ़ाई की और उसके बाद आप श्रमजीवी में आप सबसे पहले लेक्चरर पद पे लेक्चरर बने थे और उसके बाद आज आप वीसी हैं। तो विद्यापीठ से जुड़ी, जब से आप विद्यापीठ से जुड़े तब से लेके ऐसी कोई बात जो आप कभी भी किसी भी इंटरव्यू में आप सबसे पहले शेयर करना चाहें, क्योंकि अब आपका एक ये परिवार कई सालों का परिवार। देखिए, आपकी निश्चय ही मेरी जो शिक्षा दीक्षा एक बहुत छोटे से गांव में हुई, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक शुरू से मुझे एक ऐसी शिक्षा दी और ऐसा एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने चेतना जागृत करी कि तुम्हें कुछ बनना है और यहाँ से निकल कर तुम्हें एक इस गांव के लिए एक एग्जाम्पल क्रिएट करना है। तो हमारे उस समय में एक स्कूल में कभी मिनिस्टर वगैरह आया करते थे, तो जो उनको एक लवाजमा साथ में आता था और देखता था, तो मुझे एक बड़ा एक लगता था कि कहीं कि हम कभी इस तरह से खुद स्वयं बने, क्योंकि एक हटके जो एक उनको दिया जाता था, सभी का एक अटेंशन ऑनर दिया जाता था। तो बच्चे में क्या होता है, दोनों तरह के विचार आते हैं। कभी बच्चा खुद बनना चाहता है कि मैं भी ऐसा बनूं, कभी बच्चा देखता है कि उसको इग्नोर कर देता है। तो मैं ईश्वर को भी बहुत ही एक उनकी जो मैं देना चाहूँगा कि उस समय मुझे बचपन से एक ऐसी सद्बुद्धि दी और ऐसा एक विचार था कि मुझे कुछ करना है। तो वैसे मैं स्कूलिंग करने के बाद कुरावड़ से पढ़ा था 6 साल। उसके बाद 3 साल बी में पढ़ा। बी मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद 2 साल में एमबी कॉलेज से मेरा पीजी किया और पीजी करती मैं इन बिटवीन मैंने आईएएस के आरएएस के एग्ज़ाम बहुत दिए थे। मैं आईएएस में आईपीएस बनना चाहता था। मैं इंटरव्यू तक गया और अच्छा उस जमाने अच्छा परफॉर्मेंस दी थी मैंने और बड़ा एक चर्चित विषय हुआ था कि मैं सिविल सर्विस परीक्षा में पास हो गया हूँ, ये है वो है, लेकिन अल्टीमेटली मेरा उसमें हो नहीं पाया। तो इन बिटवीन श्रमजी कॉलेज में ये 1987 में विश्वविद्यालय बना था, तो एक वैकेंसी निकली और इससे पहले मैंने करीब 10 महीना पंडित उदय जैन कानून में भी एज ए लेक्चरर काम किया था। तो यहाँ मुझे उस आधार पे आराम से कोई ऐसी मुझे प्रयास नहीं करना पड़ा, आराम से मुझे एज ए लेक्चरर बना दिया गया। लेकिन मेरा अंदर कहीं कहीं था एक एक बड़ी टीस थी कि मैं जो चाहा जो नहीं बना। मेरी इच्छा थी कि मेरे कंधे पे कभी अशोक चक्र लगे, वैसा हो नहीं पाया। लेकिन कुछ समय बाद में अपने आप ही मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी कि नहीं ठीक है, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर, लेकिन बच्चों के लिए बहुत कुछ करना। मैंने अपने मेरे जो विद्यार्थी थे उनको मैं एक बड़ा इस तरह से मोटिवेशन उनको देता था कि चूँकि मेरा उस टाइम कॉमर्स था, तो कॉमर्स में मेरे बहुत से विद्यार्थी सीएस निकले, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, बहुत से कंपटीशन में आरएस बने। तो उनको मैं मोटिवेट करके अपने आप को संतुष्टि फील करता था कि नहीं मेरे बच्चे बन रहे वो मैं बन रहा हूँ। इन बिटवीन में 2000
एक में कंप्यूटर साइंस में कोऑर्डिनेटर के रूप में मुझे एक दायित्व सौंपा गया कि आप कंप्यूटर साइंस को थोड़ा सा ढंग से चलाना। 2000 में आप देखिए 2001 के आसपास कंप्यूटर सीखने के लिए उसके से बहुत से कमांड याद करने पड़ते थे, और बड़ी एक चर्चा का विषय वापस हो गया कि साहब ये एक नॉन टेक्निकल आदमी को कंप्यूटर में बैठा दिया गया। तो वो मेरे लिए चैलेंज था, और मैंने उसको बहुत ही सीरियसली लिया, और साथ ही मैंने अपने कंप्यूटर की एक शिक्षा भी शुरू कर दी, जो विधिवत मैंने परमिशन लेके मैंने एमसीए किया, पीएचडी करी, और फिर 2008 में मैं सेलेक्टेड प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस में बना। मेरा पूरा डिसिप्लिन ने चेंज कर दिया। जो मेरे पहले पीएचडी वगैरह सब कॉमर्स में थी, वो सब फाइनेंस में, वो उसके बाद मैंने पूरा अपने आप को कंप्यूटर में सुस्थापित कर दिया। और किसी व्यक्ति के लिए पूरा एक 15 साल का कैरियर आपका किसी एक कॉमर्स में होता है या किसी विषय पे होता है, पूरा एक एंटायर एक न्यू जो है जिसकी चारों तरफ बड़ी चर्चा प्रचा होती है और सभी लोग कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं। ऐसे में मैंने पूरा अपना आप प्रोफेसर सेलेक्टेड प्रोफेसर उसमें बनना मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात थी। और मुझे लगता है कि शायद 2001 में कंप्यूटर में आना ही मेरे लिए बहुत बड़ा एक सौभाग्यशाली मेरा रहा। एक नया डायरेक्शन मिला मुझे, एक वापस जीवन में जो जीने की और कुछ करने की जो ललक है वो वहाँ से आई। और इन बिटवीन मुझे रजिस्ट्रार भी बना दिया था एडिशनल चार्ज में। और फिर मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था इस तरह से कि मैं वाइस चांसलर बन जाऊंगा, लेकिन 2012 में मुझे एक बहुत ही 48-49 की एज में मुझे एक दायित्व मिला कि वाइस चांसलर का। जैसे आप सभी जानते हैं कि पिछले 9 सालों से मैंने इस दायित्व को संभाला है। अभी मुझे एक 5 साल की टेन्योर और मिला। इस बीच जो खास जो मेरे जीवन की खास बात थी, जो मैं शुरू से चाहता था, 2026 अप्रैल 2017 16 को क्या हुआ कि एक ऐसी बात आई कि मेरे, क्योंकि हमारा एक प्रोविज़न होता है कि एज ए वाइस चांसलर आप आउटस्टैंडिंग काम करते हैं तो भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री, भारत सरकार कर्नल की उपाधि ऑनरी देती है। तो मैंने इसलिए अप्लाई अप्लाई किया था। पिछले 3-4 साल तक ये सब प्रोसेस चलता रहा, इसकी बड़ी गहन जांच होती है, सब चीज़ें होती हैं, और अल्टीमेटली मुझे एक दिन एक आदेश आया कि आपको कर्नल बनाया जाता है, और इसकी एक बहुत अच्छी पिपिंग सेरेमनी बोलते हैं जिसमें आपको पूरा स्टार और आपको अशोक चक्र दिए जाएंगे, और बाकायदा आपको यूनिफॉर्म में आना है। और एक अच्छा प्रोग्राम यहाँ करीब 2500-3000 लोगों का हमारे विश्वविद्यालय में प्रोग्राम रखा, जिसमें जयपुर से एयर कमोडोर आए थे, बहुत से कर्नल्स थे, यहाँ पूरा उदयपुर के प्रभुजन थे। और जो मेरा एक सपना था कि मुझे एक वो पहनी थी ड्रेस और अशोक चक्र लगाना था, तो अशोक चक्र के साथ मुझे 2 स्टार मिले, और वो मेरा अद्भुत क्षण था। तो मैं कह सकता हूँ कि जीवन में बच्चों के लिए कहता हूँ कि यदि आप ये कोई ठान लिए हैं तो आप कभी कोई चीज़ उसमें नहीं मिलती हैं, लेकिन अगर आपकी वास्तव में बहुत ही हार्ड वर्क रहा है और आपका बहुत ही डेडिकेशन के साथ अपनी लाइफ को आपने निकाला है ईमानदारी के साथ, तो आपको कोई भी चीज़ जो जैसा जैसा आप चाहते हैं वो चीज़ मिल जाती है। वो चीज़ मुझे मिली। जहाँ तक आप देख रहे हैं कि 9 साल में विद्यापीठ की जो एक यात्रा रही है, मैं मनीषी पंडित नागर साहब का बहुत ही आभार, उनका मैं बहुत ही सशक्त नमन करता हूँ हम सभी, क्योंकि उन्होंने आज़ादी से ठीक 10 साल पहले 21 अगस्त 1937 को इस विद्यापीठ की स्थापना की थी। आप देखिए कि 10 साल आज़ादी से 10 साल पहले जिस समय बहुत एक अलग वातावरण था, हमारा भारत एक आज़ाद देश नहीं था, और ऐसे में अपने आप को शिक्षा के लिए इस यहाँ की जनता के लिए, या जो बैकवर्ड जो वीकर सेक्शन है उसके लिए समर्पित करना, और यहाँ संस्थाएं खोलना, एजुकेशन की जो शिक्षा की अलग लगाना, 3 रुपए के मामूली बजट से उन्होंने अपना काम शुरू किया था, जो आज देख रहे हैं कि आप पूरा विशाल एक वटवृक्ष के रूप में काम कर रहा है। आज यहाँ केवल मेडिकल को छोड़ के सभी तरह की हमारे डिसिप्लिन चल रहे हैं। मेडिकल में भी अब अ, आयुर्वेद के साथ दूसरे मेडिकल डिपार्टमेंट में भी विद्यापीठ आगे बढ़ने लगा है। उसके लिए भी सर आपको बधाई देता हूँ। आगे की क्या आपकी भावी योजनाएं हैं और किस तरह से आप विद्यापीठ को आगे लोगों के सामने पेश करने वाले हैं, वो बात भी आपसे जानेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात दर्शकों को बताना चाहेंगे, जिस तरह से सर ने बताया कि आपकी यदि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो
और ये दृढ़ इच्छा शक्ति, कुछ भी कर गुजरने की दृढ़ इच्छा शक्ति आपको आपके मुकाम तक जरूर पहुंचाती है। कहते हैं शुचि, सत्य, संयम, सादगी, संकल्प, अनुशासन और विनय, इन सप्त रत्नों में निहित है छात्र जीवन की विजय। और शायद यही सप्त रत्न सर के अंदर थे, इसी वजह से जो दृढ़ इच्छा शक्ति और इन सप्त रत्नों के साथ छात्र जीवन पर विजय प्राप्त की। और उसके बाद आपको सर शुरुआती दौर में जब आपने चाहा तब आपको अशोक चक्र भले ही ना मिला हो, लेकिन भाल पे तिलक मिला, शिक्षा के क्षेत्र में गुरु बने और कितने ही विद्यार्थियों को आज शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र से उन्हें, उसके लिए सर साधुवाद देता हूँ। और उसके बाद जब उन छात्रों के जीवन, अन्य छात्रों के जीवन में भी अनुशासन, विनय लेकर आए, उसके बाद स्वतः ही जो चाहा था वो मिल गया। सर आगे किस तरह से विद्यापीठ को ले जाना चाह रहे हैं? आगे आने वाले जो 5 साल आपके अब आगे के हैं, क्योंकि आपके कार्यकाल में जो कुछ विद्यापीठ ने पाया है उसे सभी लोग जानते हैं। आपके आने के बाद पिछले 9 साल में जिस तरह से राजस्थान विद्यापीठ को पूरे राजस्थान में ही नहीं, मतलब पूरे भारतवर्ष में एक अनूठी पहचान मिली है, शिक्षा के क्षेत्र में एक विश्वास मिला है, तो आने वाले 5 साल में मैं इस अवसर पर पुनः मैं जनु भाई को अपना उनको स्मरण करना चाहूँगा कि एक ऐसे मनीषी थे जो वास्तव में कुछ करना चाहते थे यहाँ के पिछड़े लोगों के लिए। अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य हम देख रहे हैं कि जैसा कि आपने पूछा कि मेडिकल में आप क्या करना चाह रहे हैं, आप देखिए कि कोविड-19 पैंडेमिक में जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी बात हो रही है कि दो चीज़ें सामने आई। क्योंकि हमारे पूरे विश्व में एक जीवन को नए नया दृष्टिकोण मिला है कि हमें एक कैसा जीवन जीना चाहिए, हमें प्रकृति से क्या लेना चाहिए, प्रकृति के साथ दोहन विदोहन करना चाहिए। और लोग कहीं न कहीं मजबूर हुए सोचने को, और प्रकृति में जाके सोच रहे हैं कि गलती कहाँ हुई। तो ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि जैसे कि प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि भाई किसानों की बात करते हैं कि किसानों की जो आमदनी है वो दुगनी होनी चाहिए, और दुगनी हो जाएगी। दूसरा, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। तो स्वास्थ्य कब ठीक होगा? जब हम अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, हमारा जो एक जो डाइट है वो बहुत ही संतुलित आहार होगा। और संतुलित आहार के लिए हमें ज़रूरी है कि हम आज जो आप देख रहे हैं खेती जो करने वाले लोग हैं, उसमें प्रोडक्शन देखते हैं वो कि भाई एक कंपटीशन होता है। गांव में देखिए, हमारे गांव में होता है कि भाई इस एक बीघे में भाई तुमने कितनी बोरी कितना क्विंटल लिया, कि मैंने उसने कहा मैं 10 लिया, तो उसी पड़ोस वाला देखेगा मैं 12 लूँगा और 15 लूँगा। और जिस तरह से ये पेस्टिसाइड का, यूरिया का यूज़ करते हैं, और जिसके जो साइड इफ़ेक्ट इनडायरेक्टली आज हम देख रहे हैं, बहुत ही घातक हो रहा है। तो हम मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे डबोक परिसर में हमने एक स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर भी शुरू किया है। और बहुत ही, आप देखिए कभी आपका अवसर मिले तो वहाँ का कोई संस्था बिल्डिंग से ठीक नहीं होते हैं, लेकिन आज ज़रूरी है कि बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी होना चाहिए। एग्रीकल्चर की लैंड होनी चाहिए, उसके बाद लैब्स होनी चाहिए। बच्चों को किस तरह से एग्रीकल्चर से पूरा बताया जाए कि, और नई नई टेक्नोलॉजी के लिए हम, हमारे गाँव, हमारा भारत बहुत ही अभावों का देश है। आप भी हम बातें कितनी भी करें, लेकिन उसके बावजूद भी हमें पता है कि हमारी लिमिटेशंस हैं। ऐसे में हम किसानों को इस तरह से ट्रेन करें, इस तरह से शिक्षित करें कि वो बहुत ही कम मूल्यों पर, कम अपना इन्वेस्टमेंट करके, कम पानी से अच्छी तरह से प्योर जो आउटपुट है, प्रोडक्ट है, किस तरह से निकालें, जिससे कि हमारे देश की जनता पे किस तरह से कोई साइड इफेक्ट नहीं हो, वो स्वस्थ रहें। और जो स्वस्थ रहे, और यदि किसी बीमार होते हैं तो उनके लिए आज भी जो हमारा जो रेशियो है मेडिकल के, जैसे डॉक्टर्स होने चाहिए, हॉस्पिटल्स होने चाहिए, आप देखिए बहुत ही कम है, रेशियो भी बहुत पुअर है। तो ऐसे में हमें 110 बेड का एक हॉस्पिटल भी बनाया 10 करोड़ की लागत से। और अभी उसकी बिल्कुल अभी उनका फाइनल स्टेज में, तो वो बिल्डिंग तो तैयार हो चुकी है, लेकिन इक्विपमेंट्स वगैरह लग रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि करीब 30 जून तक पूरा कंप्लीट तैयार हो जाएगा, और फिर हम जनता के लिए इसको समर्पित करेंगे। तो हमने एक तरफ तो स्वास्थ्य के लिए, और एक तरफ हमारे, जैसे कहते हैं ना कि जय जवान जय किसान वाली बात है कि अगर जवान मजबूत कब रहेगा? कि जब अच्छा खाएगा। और किसानों को मजबूर रखना है, लेकिन किसान को ये भी बताना पड़ेगा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपको आपको जो जिस तरह से एक ट्रेडिशनल जो वे ऑफ एग्रीकल्चर था, उसको कहीं के बदलना पड़ेगा, उससे काम नहीं चलेगा।
हम बहुत सी बार क्या ये एक भ्रम पा लेते हैं कि नहीं हमारे हिसाब से चले, ऐसा नहीं है। जीवन में देखते हैं कि टेक्नोलॉजी का अपना एक महत्व है, हम तकनीकी को माइनस करके चलेंगे तो भी हम विकास की ओर जाएंगे। हमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करनी है। हमारी जो आजीविका है, जो किसान कृषि मतलब कि भारत कृषि प्रधान देश है और किसानों का अपना पूरा गाँव का आधार जो कृषि प्रधान ही है, उस पे है। जंगल जीवन सब उस पे रहना पड़ेगा, लेकिन उसको हम कम दोहन करते हुए, हमारी उर्वरा शक्ति को बनाए रखते हुए हम किसानों को सिखाएं कि आप ऐसी खेती करें, ऐसा अनाज पैदा करें। ये जो चीज़ें हैं आपको ज़्यादा पे कर सकती हैं, उसका आपको अर्निंग जो सोर्सेज हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। ये सब बातें करने के लिए हमने एग्रीकल्चर कॉलेज खोला, और स्वास्थ्य को दृष्टिकोण में रखते हुए, क्योंकि हमारा हालांकि ऑलरेडी करीब 25 साल से होम्योपैथी और फिजियोथेरेपी कॉलेज चल रहे हैं, लेकिन हर एक विधा की अपनी पहचान है। अभी हमने अगले साल से हम आयुर्वेद शुरू कर रहे हैं। आयुर्वेद की जो महिमा है, जिसको हम एक तरह से भूल चुके थे, अभी इस कोविड-19 पैंडेमिक में सब चीज़ें सामने आ गई हैं, उसकी क्या वैल्यूज़ हैं, तो उसको भी रख रहे हैं, लेकिन साथ में हम एलोपैथी भी शुरू कर रहे हैं। तो कहना मतलब हमारा चारों जो मेन जो विधा हैं, उन चारों में दो तो ऑलरेडी हमारे पास हैं। हमें यूजीसी से हमें आयुर्वेद की मान्यता मिल गई है, वो हम प्रोसेस में ले रहे हैं। लेकिन इन बिटवीन हम नर्सिंग भी ला रहे हैं, तो नर्सिंग के लिए 110 बेड का हॉस्पिटल चाहिए, वो हमारे पास तैयार हो चुका है। तो ये सभी दोनों चीज़ें, कृषि और स्वास्थ्य के लिए जो हॉस्पिटल हैं, वो हमारी डबोक और यह जो पूरा अंचल है वल्लभ नगर का, मावली का, कुराबड़ के आसपास का, वो उसके लिए बहुत ही कारगर साबित हो। 1987 में एक समय था जो हमारा रात्रिकालीन कॉलेज चला करता था, एक वो अभिनव प्रयोग था। और जनु भाई के अपने बहुत ही अथक प्रयास से विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। उसमें डॉक्टर कर्णी सिंह जी वगैरह हमारे पहले चांसलर रहे थे, उनके बड़ा आशीर्वाद था। और जनु भाई ने अपने मूल्यों पे, अपनी क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो शुरू में हमारे कॉमर्स और आर्ट्स के ग्रेजुएशन, और आप देखें कि इसमें एमएसडब्ल्यू का पीजी कॉलेज 40 सीटें वहाँ थी, 40 सीटें वहाँ थी। और बीएड का था, बीएमएड में मेरे साल उस टाइम एड भी नहीं था। बीएड की क्लासेस थी। और जन शिक्षण में हमारा क्या है कि कहने को रिसर्च था, छोटा मोटा साहित्य का ऐसा काम होता था, तो बहुत ही ये छोटे 5 डिपार्टमेंट लेके विश्वविद्यालय बना था। लेटर ऑन हमने क्या किया कि हमें थोड़ा सा ध्यान नहीं रखा था, बहुत से ऐसे इंटरप्रिटेशन थे कि सोचा कि हमें यूजीसी एक बार परमिशन लेने की जरूरत नहीं, तो हमें इन बिटवीन होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी और ऐसे कुछ कोर्सेज शुरू कर दिए, एमबीए वगैरह कंप्यूटर भी कर दिया था। इन सभी की उसके बाद फिर लेटर ऑन हमारा लो हो गया, फिर एग्रीकल्चर हो गया, फिर फार्मेसी हो गया, ऐसा अनेक अनेक कोर्सेज हमने शुरू कर दिए। लेकिन इन बिटवीन क्या है कि समय के साथ एजुकेशन में कुछ कंट्रोल सिस्टम आया, यूजीसी ने सब चीज़ टाइट करी, उन्होंने कहा नहीं, यू हैव टू गेट अप्रूवल फ्रॉम द यूजीसी, और उसके साथ आपको जो संबंधित काउंसिल है उनसे भी लेना। काउंसिल से तो परमिशन एक पैरामीटर होता है, आपका इतना लंबा चौड़ा रूम होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, तो वो तो मिल जाता, लेकिन यूजीसी से लाना बड़ा टफ था। और मेरे से पहले भी सभी कुलपति थे, उन सभी ने अपना प्रयास किया। लेकिन वो मैं भाग्यशाली रहा कि क्योंकि इन बिटवीन हमारे वक्त एक बड़ी अड़चन आ गई थी। टंडन कमेटी ने हमारे विश्वविद्यालय को बंद करने का नोटिस आ गया था कि आप बंद करो। उससे हम बाहर निकले। फिर वो था कि आपको नेक्स्ट सेम पहले वापस फिर रिवीजन करवाया आए थे, उसमें हम ये आए थे। सुप्रीम कोर्ट में हमारी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि पहले आप यूजीसी से टीम आएगी, वो देखेगी आपको यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया जाएगा, इसको कंटिन्यू किया जाए, तो फिर 2018 में उन्होंने कहा नहीं, एक साल में आपको सभी जो कोर्सेज हैं, ये हमारे लिए बहुत चैलेंज की बात है, जितने भी कोर्सेज हैं वो सभी अगर आप अप्रूव कराएंगे तो चला पाएंगे, नहीं तो एक साल बाद बंद कर देंगे।
एक साल हो गया था इन बिटवीन, कोविड आ गया था। लेकिन ड्यूरिंग कोविड भी हम पूरा करते रहे, और उसी का सुफल था कि आज हमारे विद्यापीठ एक भी ऐसा कोर्स नहीं है जो यूजीसी से मान्यता प्राप्त सभी कोर्सेज यूजीसी से प्राप्त हैं, और ये हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही सुखद विषय है। कोई भी आप ये बहुत बड़ा एक वायलेशन ऑफ रेगुलेशन होता है कि आप बिना कोई परमिशन लिए चला रहे हैं। ये हम आज कह सकते हैं कि हमारे जो बच्चा पढ़ रहा है वो पूरा कैरियर सेफ अपना बना कैरियर रहा है, सेफ कहीं किसी बना से रहा उसको है, दिक्कत कहीं नहीं किसी आएगी। से उसको दिक्कत नहीं आएगी, और हमारे सभी कार्यकर्ताओं और हमारे सभी कार्यकर्ताओं का मॉरल हम बड़े बूस्ट हुए हैं। मॉरल हम बड़े बूस्ट हुए हैं। अब जो हम इतने लंबे समय से हमारी कुछ कमियां थी, उसको हमने क्योंकि यूजीसी के बड़े टफ मापदंड होते हैं, उनको पूरा किया, उसी आधार पे हमें इसको मान्यता पहले तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि विद्यापीठ में पिछले 9 वर्ष में जो कुछ प्राप्त किया, उन्होंने आप सभी मीडिया ने हमारे हर चीज को आपने हाईलाइट करी, और लोग जन तक पहुंचे, और लोगों को लगा कि नहीं, विद्यापीठ अब ठीक कर रहा है, जो संघर्ष के साथ स्थापना करी है, वो सही डायरेक्शन जा रहा है, क्योंकि जनता का विश्वास होगा तभी है कोई संस्था चल सकती है। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और मैं सभी श्रोताओं को और विशेष रूप से युवाओं को ये कहना चाहूंगा, जीवन में कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और आप अपने मूल्यों पे चलें, और भारतीय संस्कृति और सनातन मूल्य उसको न भूलें, क्योंकि कहीं के हम मूल्यों से समझौता करेंगे तो हम क्वालिटी में समझौता करेंगे, और एक दिन करते अपने आप से गिर जाएंगे। और जब कोई इंसान अपने आप से गिर जाता है, अपने नजरों से गिर जाता है, तो वो एक विकास तो कर सकता है, लेकिन उसको विकास नहीं कहते हैं, उसको एक कह सकते हैं कि उसकी सेल्फ सेंटर्ड की इच्छा पूर्ति कह सकते हैं। हमारी इच्छा पूर्ति हम करें, लेकिन उसको वैल्यू बेस्ड होनी चाहिए। और हमारा जो आपको क्योंकि आज एक समय था कि हम चलते रहते हैं, रास्ता मिलता रहता, ऐसा नहीं, आप पहले से डेस्टिनेशन है, जो डेस्टिनेशन है, जो कहाँ पहुंचना है, पहले से डिसाइड करना होगा, और फिर उस पे आपको पूरी निष्ठा के साथ चलेंगे, तभी वो गोल अचीव कर सकते हैं। इसलिए मैं अंत में ये कहना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद ने ठीक कहा कि आप उठो जागो, जब तक न रुको तब तक कि आपका अपना गोल अचीव नहीं। इन्हीं भावनाओं के साथ आपका बहुत